हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेन करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है। नॉर्थ स्ट्रीम, जो नॉर्थ वर्ड इसमें है वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। उसका मीनिंग होता है नॉर्थ, क्योंकि ये जर्मनी के नॉर्थ से जा रही है, इसे नॉर्थ स्ट्रीम कह रहे हैं। अब जो ये पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2, एक्चुअली दो हैं, मैं पहले फर्स्ट का दिखा रहा हूँ आपको। ये रशिया में एक प्लेस है वाइबोग, सेंट पीटर्सबर्ग के पास जगह है, जो फॉर्मर कैपिटल थी कभी रशिया की। वाइबोग से होके, बाल्टिक से होते हुए, सी के अंदर से होते हुए ये आएगी ग्रीफ्सवाल्ड तक, राइट। अभी ये फंक्शनिंग है, यहाँ से गैस आ रही थी फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले तक। ये 2011 की बनी हुई है, 2011 की बनी हुई है। और जो एक और ये पाइपलाइन हम नई प्रपोज़ की हुई है, बन भी गई है। ये प्रपोज़ तो खैर क्या, बन गई है। ये पुस्तलुगा एक जगह है रशिया में, वहाँ से ये अंडर द सी, बाल्टिक सी से होते हुए सेम ग्रीफ्सवाल्ड पे पहुँच रही है। ये भी ये बन के तैयार है, बट ड्यू टू रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जर्मनी ने इसको फंक्शनिंग का अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, हम बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये फर्स्ट पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1, ये जो ब्लू में दिखाई है नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। बन गई है बट अभी ये फंक्शनिंग में नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जर्मनी ने इसको। अब जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये इसको जो बनाया है, जिस पर इन्वेस्टमेंट की है, उसमें 50% इन्वेस्टमेंट जो है रशिया की स्टेट ओन्ड एनर्जी जायंट जो है गैसप्रोम, बहुत बड़ी कंपनी रशिया की है गैसप्रोम। जैसे हमारी कंपनीज हैं ONGC विदेश, ONGC, IOC, BPCL, HPCL, वैसे रशिया की एक बहुत ह्यूज कंपनी है गैसप्रोम। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो यूरोप के कई कंट्रीज़ ने फाइनेंस की है। अगर ये दोनों पाइपलाइन से गैस लगातार आए तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी, दैट इज़ 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस हर साल रशिया से यूरोप को जाएगी। आपको शायद पता होगा कि रशिया जो है अभी कुछ टाइम पहले तक, ये वॉर शुरू होने से पहले तक, क्योंकि वॉर पर सैंक्शन भी लगे हैं, वर्ल्ड में गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और ऑयल का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर था। यूरोप में मैक्सिमम जो गैस किसी कंट्री के पास में है, ऑयल किसी के पास में है, तो रशिया के पास में ऑब्वियसली। अब ये नहीं है कि सिर्फ ये दो ही पाइपलाइंस पूरे के पूरे यूरोप में आ रही है रशिया से, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की पाइपलाइंस यहाँ से रशिया से आ रही है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप के पास में एनर्जी के नाम पे कुछ नहीं है, ना तो वो ऑयल है उसके पास, ना गैस है। तो अपनी ऑयल गैस की मैक्सिमम सप्लाईज़ के लिए यूके, और अगर हम इसको नॉर्वे थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं कंट्रीज़, तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ वेस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप के हैं, ये रशियन सप्लाई पे टिके हुए हैं, बोथ डोमेस्टिक नीड्स के लिए और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। तो ये डिफरेंट एरियाज़ है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहे वो लैंड रूट से आएँ, चाहे वो सी रूट से आएँ, वेरियस पाइपलाइंस ऑलरेडी यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए, यूक्रेन से भी होके आ रही हैं, ग्रीस से, बल्गारिया से, पोलैंड से, बेलारूस से, सब जगह से पाइपलाइंस का एक पूरा नेटवर्क है, पूरा जाल बिछा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये नॉर्थ स्ट्रीम है, नॉर्थ स्ट्रीम, एक साउथ स्ट्रीम भी है यहाँ पे। सारी रशिया से आ रही हैं। रशिया में फिर कहाँ से आ रही हैं? अपने वाइबोग की है, तो वाइबोग में कहीं ना कहीं गैस तो आ रही होगी ना। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एक रशिया में जगह है यामल पेनिनसुला। यहाँ पे बहुत ह्यूज रिजर्व्स हैं, गैस के भी और ऑयल के भी। मेनली यहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं। कहते हैं कि इस पेनिनसुला के साथ में एक जगह है उरेनगोई एंड येमबर्ग, गल्फ ऑफ ओब है इसके पास में, उसके पास जो ये दोनों जगह हैं, यहाँ पर ह्यूज रिजर्व्स हैं। कोई बोलता है ये वर्ल्ड के बिगेस्ट रिजर्व्स हैं, कोई कहता है नहीं ये सेकंड बिगेस्ट रिजर्व्स हैं, और जो फर्स्ट है वो पर्शियन गल्फ में, साउथ पर्शियन हो गया, एंड नॉर्थ डोम गैस फील्ड जो है वर्ल्ड का नंबर 1 है। मैं आपको दोनों लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। यामल पेनिनसुला में, ये है यामल पेनिनसुला रशिया में, इसके पास में ये कारा सी है,
ठीक है, ये सारे जो एरियाज़ हैं फेमस है अपने गैस रिजर्व्स के लिए, यहीं से वो जो पाइपलाइंस जा रही हैं यहाँ तक जा रही हैं, वाइबॉग तक। और जो सेकंड जो पाइपलाइन है मैंने अभी बताया था आपको, उस लुगा से चाहे वाइबॉग में आए चाहे उस लुगा में आएगा, वो यामल से ही आएंगी वो। और एक और प्लेस बताया मैंने आपको, उरनगोई, राइट। इसको कई जगह पे वाई भी लिखा होता है, यहाँ पे उरनगोई भी कह सकते हैं। तो यहाँ ह्यूज रिजर्व्स हैं। अब इसको कुछ जगह मेंशन होता है कि यहाँ सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के, और जो लार्जेस्ट हैं वो यहाँ हैं। देखिए ये पर्शियन गल्फ़ है, ये ईरान, वो कुवैत, ऊपर इराक, ये बहरीन, ये कतर। तो कतर और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ़ के अंदर जो ये वाला एरिया है, यानी ऑफशोर पानी के बीच का एरिया, उसे बोलते हैं हम साउथ पार्स यानी पर्शियन एंड नॉर्थ डोम फील्ड। तो इसमें जॉइंटली कतर एंड ईरान जो है यहाँ से गैस निकालते हैं। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट गैस फील्ड है अभी के हिसाब से। तो अब देखा जाए तो यूरोप को इतनी रिक्वायरमेंट क्या है, यूरोप को अगर मैं बोलूँ तो मेनली वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप को, सदर्न यूरोप भी, ईस्ट रशिया खुद ही आ गया। इतनी गैस क्यों चाहिए उसे? पहली बात, गैस जो है वो चीप सोर्स है इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, तो जो गैस सप्लाईज़ हैं, गैस का यूज़ जो है सस्ता पड़ता है, गैस कम पोल्यूट भी करती है। फिर अगर आपको पाइप्स के थ्रू गैस मिल जाती है तो उसे स्टार्टिंग वाली कॉस्ट तो खैर ज़्यादा है पाइपलाइंस की, लेकिन बाद में एक बार पाइपलाइंस आ जाएं तो बाद में जो गैस आती है वो काफ़ी चीप पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं ना पाइप्ड नेचुरल गैस, उसे पीएनजी कहते हैं। अगर आपको मंगवानी है सपोज़ गैस किसी दूर की कंट्री से, अगर वो शिप्स के थ्रू आ रही हैं तो शिप्स के थ्रू फिर वो देखिए ऐसे आती हैं गैस, वो ये वाले, ये एलएनजी टैंकर्स हैं, कितने ह्यूज हैं। इसमें क्या करते हैं, सारी गैस को ना वो कंप्रेस करते हैं। मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम में आपने गैस भर दी, अब सपोज 100 किलो गैस भर दी है आपने। अब आप चाहते हैं इस रूम के अंदर आप जो है 1000 लीटर गैस भर दें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो कम एरिया में मोर गैस, ताकि ज़्यादा गैस हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, सस्ता पड़ सके, राइट। तो इतना ह्यूज प्रेशर ये कमरा हो सकता है झेल ना पाए, कमरा ब्लास्ट कर जाए, तो इट मीन्स क्या होगा, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, संभाल सके। तो जो ये चीज़ें बनी हुई हैं ये बहुत कमाल की हैं, बहुत महंगी बनती हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें गैस को लिक्विफाई कर दिया प्रेशर से, तो प्रेशर हल्का सा रिलीज़ करेंगे तो फिर वो पानी जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में बन जाएगा। वो जो गैस आपने लिक्विड में कन्वर्ट की थी प्रेशर से, हाई प्रेशर से, थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा कम कर दीजिए तो फिर वो गैस की फॉर्म में आएगा। जैसे अपने घरों में गैस एलपीजी भी आती है, वो भी लिक्विड ही होते हैं ना, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन ये हर सा महंगा पड़ता है। अगर डायरेक्ट गैस पाइप से आ जाए तो उसे प्रेशराइज करना, लॉजिस्टिक कोस्ट, शिप से लेके आना, चक्कर लगाना, वो फिर सब बच जाएगा, तो वो गैस सस्ती पड़ेगी। इसलिए यूरोप जो है अपनी टोटल नीड्स का 40% जो है वो मंगवाता है रशिया से, और वो ट्राई करता है कि सारी पाइपलाइंस के थ्रू आ जाए वो, ठीक है। अब यूरोप, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़, सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के ने एक तो इनको ये चीप गैस मिल जाती है, चीप सोर्स ऑफ गैस, लेस पोल्यूटिंग, ठीक है। देन ये कंट्री ठंडे बहुत हैं, यहाँ बहुत ठंड होती है, तो यहाँ बिना इंटरनल हीटिंग सिस्टम, मेनली वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, राइट, यूके के नॉर्थ स्कॉटलैंड वाला पार्ट हो गया, राइट, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। इन सारे एरियाज़ में अगर इंटरनल हीटिंग सिस्टम ना हो तो बहुत ठंड को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इंडस्ट्रीज़ जो हैं अगर ये कोल से अपना सोर्स लेती हैं, एनर्जी सोर्स लेती हैं, तो कोल से पोल्यूशन काफ़ी होता है। न्यूक्लियर लेती हैं तो उसके सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी हैं। तो इन कंट्रीज़ ने अभी कमिटमेंट भी की हैं एनवायरनमेंट के लिए कि हम एमिशन को रिड्यूस करेंगे और अपने कोल का यूज़ मिनिमाइज़ करेंगे या ख़त्म कर देंगे। जर्मनी वर्ल्ड ऐसा पहला कंट्री बन गया है अभी भी यूरोप में, जिसने अपना पूरा का पूरा कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स बंद कर दिए हैं, ठीक है।
न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिए हैं उसने। फ्रांस अपने मैक्सिमम न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर रहा है। तो ये वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं कि हम एमिशन में कम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसका एक बेस्ट सोर्स फिर क्या है, अल्टरनेट क्या है, गैस। तो ये गैस बेस्ड फिर इंडस्ट्री चला रहे हैं अपनी, सोलर पे जा रहे हैं, विंड पे जा रहे हैं, राइट। तो गैस जो है इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में लेस पोल्यूटिंग भी है इन कंपैरिजन टू ऑयल और कोल। जर्मनी जो है उसको तो ये और ज़्यादा पसंद है क्योंकि जर्मनी जो है बिगेस्ट इकोनॉमी है, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है गुड्स की वो यूरोप में जर्मनी करता है। जर्मनी एकदम से इकोनॉमिक पावर हाउस है यूरोप का। अब अगर वो गैस को यूज़ करता है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है जर्मनी की। तो जर्मनी को गैस काफ़ी चाहिए, तो कॉस्ट कम होगी तो उसके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसके जो प्रोडक्ट हैं अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे वो, राइट। तो जर्मनी को तो गैस बहुत चाहिए। अभी मैं बताया आपको इंटरनल हीटिंग के लिए भी चाहिए गैस। तो गैस मैक्सिमम अवेलेबल कहाँ है, रशिया के साथ साथ नॉर्वे में अवेलेबल है, लेकिन नॉर्वे में इतनी नहीं है कि वो पूरे यूरोप को सप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसलिए पाइपलाइन से गैस जो आ रही है उससे फ़ायदा दोनों को है, रशिया को भी है, बाकी यूरोप को भी है। और रशिया जो है पूरा यूरोप जो है अपनी पूरी एनर्जी नीड्स का जो 40% है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है। जर्मनी को अब दो बेनिफिट हैं, एक तो उसके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, मैंने बताया अभी आपको कि अगर वो गैस को यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ कोल एनर्जी का सोर्स की बजाय, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। सेकंड, जर्मनी चाहता है कि वो जितनी गैस रशिया से परचेज़ करे वो उसके यहाँ आने के बाद में उसको वो आगे वाले कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर दे, उसको वहाँ बेनिफिट भी हो। तो कुछ उसके लिए फिर बेस्ट चीज़ क्या है, जर्मनी नहीं चाहता कि वो जो गैस है वो लैंड रूट के थ्रू आए, उसका एक पर्पज़ है। क्योंकि मान लो रशिया से पोलैंड होते हुए गैस जर्मनी आ रही है, तो जितना एरिया पोलैंड का वो गैस पाइपलाइन क्रॉस करेगी उतना पोलैंड को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ट्रांजिट फ़ी की फॉर्म में। पोलैंड एक समय पैसे लेगा, लाओ पैसे लाओ, जो टोल टैक्स नहीं होता है कि आपकी गैस जा रही है पाइपलाइन के लिए, आपने मेरा एरिया यूज़ किया है, फीस लाओ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब सपोज़ ये पाइपलाइन जो आ रही है, ये वाली मान लीजिए यहाँ से, तो ये पोलैंड से होके जा रही है, तो और बेलारूस से होके भी जा रही है रशिया से। तो पोलैंड को, बेलारूसिया को इससे बहुत बेनिफिट होता है, ट्रांजिट फ़ी मिलती है, ठीक है। यूक्रेन से होके जा रही है, कई पाइपलाइंस जा यूक्रेन से होके, यूक्रेन को बहुत बेनिफिट होता है। इन ऐसी कई कंट्रीज़ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजिट फीस मिलती है। तो जर्मनी और रशिया दोनों अवॉइड कर रहे हैं ट्रांजिट फ़ी किस लिए दें, तो इससे अच्छा वो पानी से ले आओ, पानी सभी का है ना, वो उस पर तो किसी का क्लेम नहीं है। तो इस स्ट्रीम के आने से कई कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम पोलैंड को, यूक्रेन को क्यों हुई मैंने बता दिया आपको, दोनों को इकोनॉमिक लॉस काफ़ी होगा। ईयू को और प्रॉब्लम होगी। ईयू बोलता है एक तो हम चाहते हैं कि रशिया पे सैंक्शन लगाएं, उसका जो फाइनेंस का सोर्स है उसे हम ब्लॉक करें, ठीक है, उसे स्क्वीज़ करें ताकि वो प्रेशराइज रशिया हो। उसके बाद वो यूक्रेन पे अटैक करना बंद करेगा, अपने आप को एजर्ट करना बंद करेगा। ऊपर से या फिर नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनवा के उनसे गैस परचेज़ कर रहे हैं, रशिया को दे रहे हैं पैसे, रशिया पे प्रेशर कैसे आएगा। तो ईयू हर सा दुखी है जर्मनी के स्टेप से। तो जब ईयू ने, यूएस ने प्रेशराइज़ किया तो जर्मनी ने भी अल्टीमेटली मना कर दिया। पर जर्मनी ने जो मना किया गैस लेने से, बड़े भारी मन से किया है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 बन रही थी तो उस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, उसे एनेक्स कर लिया था, कब्जे में कर लिया अपने। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद भी जर्मनी ने वो पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं, क्योंकि उस टाइम तक इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू नहीं बना था ये, जैसा अब वॉर के बाद बन गया है। तो जर्मनी के अपने इंटरेस्ट थे, उसने अपने इंटरेस्ट से काम लिया। अब भी इसका मन नहीं था, लेकिन जब प्रेशर आया अच्छा खासा, फिर उसने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, अभी उससे हम गैस नहीं मंगवाएंगे। ठीक है।
अभी फिर कुछ दिन पहले क्या न्यूज़ थी, यूएसए और यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाल रहे रशिया पे इकोनॉमिकली कि उसके सारे फाइनेंशियल सोर्स हम ख़त्म करते हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो रशियन गैस के प्राइस हैं वो कैप कर देंगे। अब कैप करना क्या होता है, ये बहुत चालाक कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ अपने अपने के बहुत रेसिस्ट कंट्री हैं, ये किसी के नहीं हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं मॉरली वो ठीक हैं तो वो ठीक हैं, बाकी गलत है, बाकी सब गलत हैं। ये सब कुछ डिसाइड ये खुद ही करते हैं ये, ठीक है। जो इनके लिए अच्छा है वो मॉरली करेक्ट है, जो इनके लिए खराब है वो मॉरली रॉन्ग है वो। बट हिपोक्रेट कंट्रीज़ है वैसे ये कहते हैं कि रशिया को जो है, मान लीजिए मैं कैपिंग एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 पर बैरल है। ये क्या बोलते हैं कि अगर हम रशिया से लेंगे गैस या ऑयल लेंगे तो वो 100 का ना लेके 70 का कैप करेंगे उसको। तो रशिया बोलता है कि पागल समझ रखा है क्या कि नींबू जब मर्जी निचोड़ लोगे आप मुझे वो। तो रशिया बोलता है अच्छा देखते हैं, टिके तो मेरी सप्लाई पे हुए ना अल्टीमेटली आप। तो रशिया ने क्या किया रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, नोड 1 जो फंक्शनिंग थी गैस सप्लाई उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। कहते हैं मेंटेनेंस करनी है, पाइप फिर ठीक करनी है हमने। वो जैसे ही ब्लॉक किया एक ह्यूज शॉर्टेज होगी। और उससे पहले रशिया जो है कई कंट्रीज़ की गैस बंद कर चुका है, डेनमार्क की, पोलैंड की, और कंट्रीज़ की वो गैस सप्लाई बंद कर चुका है। सर्दियाँ आने वाली हैं, जान निकल गई इन कंट्रीज़ की कि ठंड में गुजारा कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आपको याद होगा फॉरेस्ट फायर्स हुई थी यूरोप में, काफ़ी हीट रही है, बहुत गर्मी थी यूरोप में। तो उन लोगों के पास एनर्जी सोर्स नहीं था, एनर्जी कम थी, गैस रिजर्व, गैस जो सप्लाई कम हो रही है। तो अल्टीमेटली मजबूरी में स्पेन जैसी कंट्री को भी, ठीक है, कुछ और कंट्रीज़ को भी अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को दोबारा शुरू करना पड़ गया। अब कहाँ गई वो कमिटमेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की, एमिशंस कम करने वाली, ठीक है, कहाँ गई वो कमिटमेंट्स, राइट। तो आपने एक किस्म से आप मजबूरी के अंदर आके अगर आप ये कोल वाला शुरू करोगे तो जो आपकी कमिटमेंट्स है उसका ख्याल रहेगा ही नहीं आपको। अगर ये काम कोई और कंट्री बोल करता तो उसको आप उपदेश देते जाके आप, राइट। आप एनर्जी क्राइसिस क्या हुआ, सप्लाई कम आई, डिमांड उतनी है या कई जगह बढ़ रही है। अब आप किसी और जगह से इंपोर्ट जल्दी कर नहीं सकते हैं तो क्या होगा, आपके यहाँ शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज से क्या हुआ, डिमांड सप्लाई बिगड़ गया, उससे क्या हो गया, प्रोडक्ट्स बढ़ गई, उनकी प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट, इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है कई टाइम के, बहुत लंबे टाइम के बाद में अब जाके यूरोप में अच्छे खासे इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है ये यूरोप के लिए तो बुरी चीज़ है ही है, राइट। ये हमारे लिए बुरी चीज़ भी है क्योंकि अब कंट्रीज़ जो है इंटीग्रेटेड है, पूरा वर्ल्ड जो है, अगर उस पर इम्पैक्ट आएगा तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा इकॉनमी का, ठीक है। उससे ट्रेड भी हर्ट होगा, उनके प्रोडक्ट्स महंगे भी होंगे उस चीज़ से। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो मंगवा रहे हैं उसे अजरबैजान से, इजिप्ट से, इज़राइल से, नाइजीरिया से। लेकिन वो कैसे आएगा, वो वहाँ से पाइपलाइन तो है नहीं है। अब वो LNG में जो वहीं दिखाया मैंने आपको, वहीं से लेके आ रहे हैं और वो बहुत महंगा पड़ रहा है, उनको टाइम लगता है। कह तो रहे हैं कि उन्होंने अपनी टोटल एनर्जी नीड्स का 80% जो गैस है वो रिस्टोर कर लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है, ठीक है। वो ख़त्म भी तो हो रहा है, राइट। तो उस पर खर्चा बहुत आएगा। तो हो सकता है यूरोप में जो ये विंटर्स आए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम वाली विंटर्स हों वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी प्राइस अप होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट अप होंगे LNG से, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अप होंगी, प्राइसेस अप होंगे, तो उससे उसका इफेक्ट सीधा सीधा महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे जाएगा ही जाएगा। आप देखिए यूरोपियंस क्या बोल रही हैं, ये तो रशियन ब्लैकमेलिंग है, और जो आप कर रहे हो वो क्या है, वो आप लोगों को फूल बांट रहे हो। आप कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की बजाय, डायलॉग करने की बजाय आप तो और भड़का रहे हैं लड़ाई को, चाहते ही नहीं है, क्योंकि आपकी फैक्ट्रियाँ का सामान बिकेगा उस चीज़ से, अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी उस चीज़ से। आप तो चाहते ही कन्फ्लिक्ट से अल्टीमेटली। ये बहुत हिपोक्राइट्स हैं, औरों के यहाँ पे आग लगा के खुद सेकते हैं, उसे तमाशा देखते हैं उस चीज़ का। किसी भी एक यूरोपियन कंट्री ने ढंग से सिंसियरली ट्राई नहीं की वॉर रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए।
क्या पर नेटो क्या पड़ी हुई है, जाके पीछे पड़ जाओ, यूक्रेन को मेंबर बनाओ। क्यों करना है ऐसा, क्यों किसी को तंग करना है? रशिया कोई छोटा मोटा कंट्री समझ रखा है आपने? कोई छोटा सा अफ्रीकी नॉन, जो कहते हैं ना कि नॉन पावरफुल, बड़ा छोटा मोटा कंट्री है, गरीब कंट्री है, तो दबा लोगे आप? रशिया दबने वाला कंट्री है, सुपर पावर रह चुका कंट्री वो। तो रशिया ने गैस सप्लाई कट कर दी, पहले कम की फिर पूरी कट कर दी। डेनमार्क की, बुल्गारिया के भी, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, पोलैंड और अब जर्मनी की सप्लाई बंद कर, नॉर्ड वन स्ट्रीम भी बंद कर दी है। ठीक है, ये मैंने सब बता दिया आपको। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया? अब इंडिया को टेंशन इस चीज़ से हुई, सबक भी मिले हमें, कुछ फ़ायदा भी हुआ हमें इस चीज़ से, कुछ हमें फ्यूचर लेसन मिल गए हैं। फ़ायदा क्या हुआ है? सैंक्शन लगा दी है रशियन ऑयल के ऊपर, रशियन गैस के ऊपर। रशियन गैस ऑयल को आप परचेज़ नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज़ जो ये सब कंट्री को बोलते घूम रहे हैं कि हमने सैंक्शन लगाए हैं, हमने लगाया, आप भी मत करो। अरे आपने सैंक्शन लगाया, आप मत करो, हम क्यों ना करें भाई? रशिया ने क्या चाल खेली? बिल्कुल सही तरीका भी है। रशिया बोलता है कि अगर आपको मार्केट में $100 पर बैरल मिल रहा है ऑयल, तो मैं आपको डिस्काउंट रेट पे देता हूँ उसको $70 पर बैरल का। तो आप बताओ हम क्यों ना करें, इंडिया क्यों ना करे? तो इंडिया पे काफ़ी प्रेशर डाला USA ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, मोरालिटी एथिक्स के लंबे लंबे भाषण दिए हमें। जैसे यूरोप के मुंह से, अमेरिका के मुंह से मोरालिटी एथिक्स की बातें वैसे ही लगती हैं जैसे एक हाइना, तो ना हाइना या जैकल जो है वो वेजिटेरियन सिस्टम के ऊपर भाषण दे रही हो कि कितना अच्छा होता है वेजिटेरियन सिस्टम। ये वैसा ही लगता है। पूरी दुनिया को तंग करने वाले कंट्रीज़ यही हैं। पूरी दुनिया में जो फसाद की जड़ हैं उनके लिए 90% रिस्पॉन्सिबल यही कंट्रीज़ हैं, यूरोप और अमेरिका। और ये हमें भाषण दे रहे हैं आजकल कि नहीं जी नहीं, अगर आप ये ऑयल परचेज़ करोगे तो आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, तो रशिया को उससे और एजर्शन होगी, तो रशिया एक डेमोक्रेसी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, तो उसके आपस देखो कैसे दोस्त बना रहे हो आप, तो हम भी साथ में नहीं आएंगे। हमने कहा जाओ दफ़ा हो। हमारी जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो हम मेंटेन रखेंगे। तो अभी तक जो था हमारा जो एनर्जी जो थी, सप्लाई जो थी, इंपोर्ट जो थे ऑयल एंड गैस के, वो मैक्सिमम आ रहे थे हमारे इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से, यानी गल्फ़ कंट्री से मोर देन 57%। और रशिया से हम ओनली 2% ऑयल एंड गैस मंगवा रहे थे। जब से डिस्काउंट शुरू हुआ है हमने स्लो उसको इंक्रीज़ करके हम उसको 13% पे ले आए हैं। ठीक है, बट एक चीज़ ये भी हमें ध्यान रखनी है कि सस्ता हुआ है ऑयल एंड गैस तो हम परचेज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हमें डिस्टेंस बहुत पड़ता है उसका, रशियन ऑयल एंड गैस के लिए। सेकंड, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ जाती है। थर्ड जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो मैक्सिमम है, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो मना कर रही हैं इंश्योरेंस करने के लिए, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट जो अगर हम बाकी किसी कंपनी को बोलेंगे तो फिर वो अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक, ज़्यादा खतरा बोल के उस चीज़ को। तो वो कॉस्ट होने के बावजूद भी, उसके डिस्पाइट दैट थिंग, हमें वो ऑयल सस्ता पड़ रहा है, वो तो हम ले रहे हैं उसको, हम अपनी एनर्जी के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि कल को हमें अगर ये गल्फ़ कंट्री तंग करना शुरू कर दिया, या यहाँ पे सपोज़ इनके अपने यहाँ कोई क्राइसिस आ गया, जैसे मान लो जैसे गल्फ़ वॉर हुआ 91 में हुआ था, दोबारा कोई यहाँ पे कोई फ्लैश पॉइंट बन गया, फिर क्या होगा? हमें तो एनर्जी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि हम अपनी एनर्जी का 80% जो है इंपोर्ट करते हैं और हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो क्या होगा? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नई नई जगह पे ट्राई कर रहे हैं, जहाँ से पहले हम ऑयल गैस कम लेते थे अब उससे हम ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है एनर्जी बास्केट को, अंगोला, नाइजीरिया, कोलंबिया, देखिए साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, फिर ये गैबोन, अंगोला, नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कनाडा भी हो गया। हम ये नहीं इनसे पहले ऑयल गैस मंगवाते थे लेकिन कम था। अब हम क्या करें, इनके जो है रेशो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जितना इनका रेशो इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से ज़्यादा ऑयल गैस मंगवाएंगे, उतना ही फिर हमारी डिपेंडेंस जो है गल्फ़ कंट्री से कम होती जाएगी, और वही हम चाहते भी अल्टीमेटली। तो ये हमें कुछ लेसन्स मिले हैं और इसी के बहाने से हमें अपनी एक वर्ल्ड को ये दिखाया है कि हम किसी भी कंट्री के कहने पे नहीं चलेंगे, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहेंगे, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा,
जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा होगा, हम वही करेंगे। हम स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंस डिसीजन लेते हैं, किसी के कहने पे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। तो ये मैसेज भी कन्वे हुआ पूरे वर्ल्ड को। कोई कुछ नहीं बोला उसके बाद तो ये एक काफ़ी न्यूज़ में है। इसमें आपका एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट भी कवर हो जाएगा और नॉर्थ स्ट्रीम भी, और जो रशिया यूरोप में जो चल रहे हैं इश्यूज़ वो भी कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।